हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु श्रीवास्तव। आइए दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट है दोस्तों। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, भोजन के घटक। इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में हम आज आप लोगों को बताएंगे। इसमें आपको इसमें मेन चीज़ पढ़ना है जो कि बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, और क्लास 6 वाले बच्चों के लिए भी ये लाभकारी रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का साइंस एनसीईआरटी, ओरिजिनल एनसीईआरटी दोस्तों। आइए देखते हैं। देखिए, पहला चैप्टर आपका ये है भोजन के घटक। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, फर्स्ट चैप्टर है और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, पिछली कक्षाओं में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। आइए इसमें जो आपका इस पेज में बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ये विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि इस खाद्य पदार्थ में क्या चीज़ पाई जाती है और किस प्रदेश में क्या इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो आइए हम लोग एक नीचे टेबल बना हुआ है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, मैं की पॉइंट के बारे में बात करूँगा। की पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि यही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मिस नहीं कर सकते, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे लिखा हुआ पंजाब में देखते हैं, पंजाब में किस, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्षेत्र, यहाँ पे अन्न का व्यंजन, यहाँ पे दाल मांस का व्यंजन, यहाँ पे सब्जियाँ, यहाँ पे अन्य व्यंजन। इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पंजाब आपको पहला हो गया। पंजाब में क्या चीज़ ज़्यादा फेमस है दोस्तों? मक्के की रोटी, मक्के की रोटी चलती है, राजमा चलता है, राजमा का दाल है, और सरसों की साग, और यहाँ पे दही और घी। दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि सरसों का साग, सब्जियों में पंजाब में सबसे अधिक क्या खाई जाती है? तो सरसों का साग खाया जाता है। और यहाँ पे दही और घी, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 95% लोग वहाँ के दही और घी अधिकतर लोग पसंद करते हैं। तो सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ये बताइए कि पंजाब में किस राज्य में सबसे अधिक घी खाई जाती है? तो वहाँ पे ऑप्शन में पंजाब रहेगा, तो आपको पंजाब टिक करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा स्टेट दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में चावल अधिक खाया जाता है। अन्य यहाँ पे जो भोजन है अन्न का वो चावल है, अरहर की दाल तथा रसम यानी कि चारू, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे कुंदरू की सब्ज़ी चलती है दोस्तों, और यहाँ पे भी मट्ठा घी अचार, यहाँ पे अचार भी बहुत ज़्यादा चलता है। कहाँ पे दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, इसमें हम लोग कुछ और खाद्य पदार्थों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसी कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। हमारे भोजन में मुख्य पोषक क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण होता है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश दोस्तों जिसे हम फाइबर कहते हैं। ठीक है ना, आप लोग ध्यान रखिए, फाइबर, ठीक है, उसी रुक्षांश कहते हैं। रुक्षांश तथा जल भी शामिल होता है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। ठीक है ना, आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमारे शरीर में जो मुख्य, जो इन घटकों में जो हम पोषक कहते हैं जिसको, वो उसके जो मुख्य पोषक क्या क्या हैं दोस्तों? इसमें कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5, और रुक्षांश और जल, रुक्षांश यानी कि फाइबर एंड वाटर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 5 2 7 चीज़ हैं जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, है ना, जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, कह रहा है कि सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं, सभी पोषक उपलब्ध होते हैं। कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक उपस्थित होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण यानी कि टेस्टिंग। दोस्तों यहाँ पे परीक्षण का मतलब टेस्ट होता है। परीक्षण पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके
परीक्षणों की सारणी 1.2 में लिखें और इसको देखें कि किसमें क्या पाया जाता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखते हैं। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन कापर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा मिलाने को आवश्यकता होगी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कापर सल्फेट आपको लेना होगा। कापर सल्फेट यानी कि CuSO4 आपको कापर सल्फेट लेना होगा। ये फार्मूला कैसे बनता है दोस्तों, जब आप लोग ऊपर क्लास में जाएंगे, क्लास 9-10 में जाएंगे, तो मैं आपको साइंस पढ़ाऊँगा तो हमें बताऊँगा कैसे ये संयोजन अपक्रिया के द्वारा ये फार्मूला बनता है। ठीक है, वहाँ पे इसके बारे में डिस्कस होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में, ये बात की बात है। ठीक है, अभी आप लोग ऐसे जाने रहिए। CuSO4 कापर सल्फेट होता है और कास्टिक सोडा दोस्तों। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन यानी कि जो नमक होता है, जो आयोडीन आपका एक नमक होता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एक साल्ट होता है, इसको भी ध्यान रखना है। आयोडीन तथा कापर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ प्रश्नावलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होती है। ठीक है ना, देखते हैं। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी 1.2 में, सारणी 1.2 यहीं पे दिया हुआ है, इसमें दर्शाए गए तरीकों से लिख सकते हैं। ठीक है ना, आइए हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें क्या परीक्षा करना है और कौन सा खाद्य पदार्थ लेना है। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं, अपना परीक्षा करके उन पर आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें कौन सा रसायन प्रयोग कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, इसमें पूरा आपको लिखना है। आइए पहला परीक्षण देखते हैं किसका है। सबसे पहला परीक्षण हम लोग देखते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जाँच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है आप जानते हैं कि कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड और शर्करा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्टार्च, मंड यानी कि स्टार्च एंड शर्करा यानी कि ग्लूकोज। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, मंड, स्टार्च और ग्लूकोज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, ये हमारे भोजन में पाए जाते हैं, वो क्या होता है दोस्तों, मंड और शर्करा। यानी कि मंड शर्करा होता है। देखिए, जो स्टार्च होता है ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये प्लांट में होता है। ठीक है, और जो आपका शर्करा होता है, जो आपका ग्लूकोज होता है, ये किस में होता है, ये एनिमल में होता है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, यानी कि स्टार्च जो आपका कार्बोहाइड्रेट है ये प्लांट में होता है और जो ग्लूकोज होता है ये एनिमल में होता है, जो कि यहाँ पे आपको सीधा सीधा लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक तालिका बनी हुई, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन को मिला दें। ठीक है ना, यहाँ पे आपको आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए आपको क्या करना है, जल में आधी भरी परखनली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन को क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है दोस्तों, कापर सल्फेट 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कापर सल्फेट घोलने से बन जाता है। ठीक है, 100 मिलीग्राम जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभीष्ट कास्टिक सोडा विलयन, ये कास्टिक सोडा यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे कापर सल्फेट प्राप्त हो जाएगा, यहाँ आयोडीन का तनु विलयन जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तीनों को बताया गया कि कैसे यहाँ से जो है आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, हम लोग कैसे मंड का परीक्षा करते हैं, इसका टेस्टिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए, थोड़ी सी मात्रा आपको लेनी है। इसमें तनु आयोडीन विलयन का 2 या 3 बूंद डालिए। खाद्य पदार्थ का रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, या नीला या काला होना चाहिए। इसमें आपको ध्यान रखना है एक चीज़ कि आपका अगर जो आप लोग कार्बोहाइड्रेट का जो पार्ट लिए हैं, जो आप पदार्थ लिए हैं, उसमें तनु आयोडीन का जो विलयन मिलाएंगे 2-3 बूंद, तो उसके बाद जो इसका परिवर्तन होगा तो उसका रंग जो होता है वो ब्लैक या फिर क्या होना चाहिए दोस्तों, या फिर ब्लू अगर होगा तो समझिए कि इसमें क्या है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है। जैसे आप लोग रोटी का टुकड़ा लीजिए और रोटी के टुकड़े में क्या करते हैं आप लोग, आयोडीन, जो तनु आयोडीन का जो विलयन है उसमें 2 से 3 बूंद डालेंगे तो रोटी का रंग क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा या तो नीला हो जाएगा। तो आप समझ जाइए कि इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। ऐसे आपको टेस्ट करके यानी कि परीक्षा करके आपको चेक करना है। यही है मंड का परीक्षण। ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इस परीक्षण में किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए, जांच कीजिए इसमें मंड है कि नहीं है। ठीक है ना, आप किसी भी चीज़ के साथ इसको चेक कर सकते हैं। जैसे अगर आपको चेक करना है कि इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, तो आप ऑयल ले सकते हैं, तेल ले सकते हैं जिसमें बिल्कुल आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है, जो कि आपको परीक्षा के द्वारा रंग में परिवर्तन नहीं होगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आइए प्रोटीन का परीक्षण देखते हैं दोस्तों। प्रोटीन का टेस्टिंग करते हैं कि प्रोटीन कैसे पता चलेगा इसमें प्रोटीन है कि नहीं है। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करने वाले। प्रोटीन का परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ को थोड़ी मात्रा लीजिए। ठीक है, जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना हो, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसल कर चूर्ण बना लें, एक साफ रखने डालें। इसे 1 बूंद इस और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 10 बूंद जल डालना है और अच्छी तरह हिलाना है इसको। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्या करना है। आप ड्रॉपर की सहायता से प्रणाली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालें। अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए प्रणाली को रख दीजिए। आपने क्या देखा, प्रणाली का पदार्थ कैसा होगा, इसके बारे में आपको परीक्षा करना है और उसको देखना है और फिर आपको चार्ट में लिखना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब आप प्रोटीन का परीक्षण कर रहे हैं तो इसमें आपको करना क्या है, प्रोटीन का परीक्षण करते समय आप प्रोटीन की मात्रा लीजिए थोड़ा सा, और उसमें क्या क्या मिलाना है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे आप 2 बूंद कॉपर सल्फेट, ये ध्यान रखिएगा, और 10 बूंद कास्टिक सोडा, ये ध्यान रखिएगा। ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि बताइए प्रोटीन के परीक्षण में निम्न में से किस पदार्थों को मिलाया जाता है। ठीक है ना, या किस विलयन को मिलाया जाता है। तो यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे 2 बूंद कॉपर सल्फेट होगा और 10 बूंद कास्टिक सोडा होगा। इन दोनों को क्या करेंगे भैया, हम लोग मिलाएंगे, तभी आपका क्लियर होगा कि ये प्रोटीन इसमें उपस्थित है कि नहीं है, इसमें इस वस्तु में प्रोटीन विद्यमान है कि नहीं है। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैंगनी रंग हो जाएगा भैया अगर उसका परीक्षण, उसमें अगर प्रोटीन उपस्थित होगा, प्रोटीन आपके विद्यमान होगा उस पदार्थ में, तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, उसका रंग बैंगनी हो जाएगा। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अगर हम लोग यहाँ पे 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 2 बूंद जो है कॉपर सल्फेट और 10 बूंद आपका जो विलयन रहेगा, 10 बूंद कास्टिक सोडा दोस्तों। ठीक है ना, 2 बूंद कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक है, और जो आपका 10 बूंद रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, कास्टिक सोडा रहेगा। कास्टिक सोडा, दोनों को मिलाने के बाद रंग आपका जो पदार्थ होगा उसका रंग कैसा हो जाएगा दोस्तों, उसका रंग पर्पल हो जाएगा, यानी कि बैंगनी हो जाएगा। तो आप लोग समझ जाइए कि इस वस्तु में प्रोटीन उपस्थित है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। वसा के लिए कैसे परीक्षण करेंगे हम लोग, यानी कि फैट के लिए कैसे करेंगे। खाद्य पदार्थों की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेटिए। ठीक है ना, कागज़ के टुकड़े में आपको लपेटना है और उसके बाद करना क्या है आगे देखते हैं। कागज़ टुकड़े में लपेटिए और ध्यान रखिए कि कागज़ फट न जाए। आप कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए कि इस पर तेल के धब्बे और कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। आपको करना क्या है कि प्रकाश के सामने लाना है कागज़ को, जिसमें तेल लपेटा हुआ था, जिसमें आप फोल्ड किए थे, उसको प्रकाश के सामने लाना है और देखना कि प्रकाश का इसमें जो है अपवर्तन हो रहा है, कि प्रकाश सीधा निकल रहा है कागज़ से होकर नहीं निकल रहा है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर वहाँ पे जो है तैलीय दिखता है आपको, वो कागज़ जो है वो तैलीय दिखता है, यानी कि तेल युक्त दिखता है, तो समझिए कि इसमें क्या है दोस्तों, इसमें फैट उपस्थित है। यहाँ पे लिखा भी है कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थों की वसा की उपस्थिति को दर्शाता है, यानी कि फैट को दर्शाता है। ठीक है, और कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए। यानी कि जब आप सुखा देंगे कागज़ को तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या भी है, इसमें आपका फैट है, यानी कि वसा इसमें विद्यमान है, यानी कि उपस्थित है। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है। जैसे हमने 3 पोषक जो है यहाँ पे देखा है, क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है अथवा वसा के लिए कुछ पदार्थों का परीक्षण किया है। विटामिन, खनिज लवण जैसे अन्य पोषक
भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इनको भी हमको जानने की क्या है दोस्तों, आवश्यकता है, ठीक है ना। ये विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, इसके बारे में हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे हमको क्या मिलता है, क्या इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये 1.2 ध्यान रखिएगा, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से अधिक ऊर्जा, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट जो है आपका, कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा जो है किस में मिलती है दोस्तों, इसमें फैट में मिलती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और दो ऐसा होता है जो एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड होता है, वो क्या होता है दोस्तों, एनर्जी प्रोवाइडिंग जो फूड होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और फैट होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखते हैं कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ में मिलता है, आप ध्यान रखिएगा। शकरकंदी है, आलू है, गन्ना है, पपीता है, तरबूज है, आम है, मक्का है, बाजरा है, चावल है, गेहूँ है। सबसे अधिक पूछेगा दोस्तों तो आप लोग चावल को टिक करिएगा, ठीक है। सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट चावल में पाया जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद रोटी में यानी कि गेहूँ में पाया जाता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ फैट दिया हुआ है। ये मूंगफली है, ये तिल है, ये गिरी है, ये नारियल का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, सरसों का तेल है, सोयाबीन का तेल है। ये सब वनस्पति वसा है दोस्तों, ठीक है ना, वनस्पतिक वसा है। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, दूसरा पार्ट देखते हैं। बी नंबर में क्या कह रहा है, यहाँ पे मछली है, अंडे हैं, मांस हैं, घी है, दूध है, मक्खन है, क्रीम है। ये सब क्या है दोस्तों, ये वनस्पतिक वसा नहीं है, ठीक है ना, ये पशु वसा है, ठीक है ना, यानी कि एनिमल फैट है, ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये एनिमल फैट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। इसमें सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड फैट दो प्रकार के होते हैं, दोनों को इसमें बताया गया, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सोयाबीन है, प्रोटीन का सोर्स है। सोयाबीन है, राजमा है, दाल है, जितने प्रकार की दालें होती हैं सब में आपका प्रोटीन पाया जाता है। जैसे मूंग है, चना है, मटर है, इन सब में प्रोटीन आपका बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। आइए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। यहाँ पे मछली है, पनीर है, अंडे हैं, मांस है, दूध है, इन सब में क्या होता है दोस्तों, इन सब में प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। आइए इसमें और भी कुछ विटामिन बी के बारे में कुछ देख लेते हैं। विटामिन ए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, विटामिन ए के कुछ स्रोत, ठीक है। तो विटामिन ए किस में पाया जाएगा, दूध में, मछली का तेल सबसे ज़्यादा गाजर में और पपीता में, आम में यानी कि पीले फल में और पीले चावल में। ध्यान रखिएगा, पीले फलों में सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। रतौंधी नामक रोग होने पर या आँखों से समस्या, किसी प्रकार की दिक्कत होने पर हम लोग क्या करते हैं, पीले फलों को खाते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, येलो फूड को हम लोग यहाँ पे ग्रहण करते हैं, यानी कि पीले फलों को हम लोग खाते हैं। जैसे पपीता है, गाजर है, पीला चावल है और आम है, इन सब में हमको विटामिन ए मिलता है, ठीक है ना। विटामिन बी देखिएगा, विटामिन बी यहाँ पे दिया, विटामिन बी के स्रोत यहाँ पे गेहूँ और यकृत, चावल, ये सब विटामिन बी के स्रोत हैं, ठीक है। विटामिन सी देखिएगा, विटामिन सी के स्रोत कौन से, संतरा है, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, ये सब क्या है दोस्तों, विटामिन सी सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है, इसमें ध्यान रखिएगा। विटामिन डी के स्रोत देखिएगा, मछली, अंडे, दूध, मक्खन, ये सब विटामिन डी के स्रोत हैं। और सबसे अच्छा स्रोत आपका माना जाता है विटामिन डी का सूर्य की रोशनी, ठीक है ना, सूर्य की रोशनी यानी कि सनलाइट भी आपका क्या होता है, विटामिन डी का जो है अच्छा स्रोत माना जाता है। आप लोग को ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आगे भी इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन प्रायः शरीरवर्धक भोजन कहते हैं, इसे शरीरवर्धक कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट को क्या समझे थे, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड यानी कि ऊर्जा देने वाला जो भोजन होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। और शरीर को संवर्ध यानी कि शरीरवर्धक भोजन जो होता है, बॉडी बिल्डिंग होता है, जो हमारी मांसपेशियाँ बनती हैं, वो क्या होता है, वो प्रोटीन होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा।
और विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं और विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने की सहायता करते हैं। ये भी आप विटामिन के बारे में ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। अगर आप सूर्य के प्रकाश में नहीं जाते हैं तो आपकी बॉडी में विटामिन डी का कमी होना स्वाभाविक बात है। यानी कि आपको कहने का मतलब है, सीधा सीधा आंसर आपका ये रहेगा कि सूर्य के प्रकाश से हमारा शरीर विटामिन डी को बनाता है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखिए, यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। हम अभी कुछ देर पहले ही बता चुके हैं कि चावल में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये आपका पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में फाइबर कहते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताज़े फल और सब्जियां हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। फाइबर से हमारे शरीर को कोई भी पोषक नहीं मिलता है, ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। रुक्षांश हमारे शरीर को, यहाँ पे लिखा हुआ, कोई पोषक प्रदान नहीं करती, फिर भी हमारे शरीर भोजन के आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में, यानी कि एक्सक्रेशन में ये क्या करती है, हेल्प करती है। उत्सर्जन के टाइम पे ये आपके बॉडी को हेल्प करती है, भोजन को पचाने में हेल्प करती है दोस्तों, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए जल के विषय में देख लेते हैं। जल के विषय में क्या कह रहा है, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है दोस्तों। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग संतुलित आहार के बारे में पढ़ेंगे। संतुलित आहार यहाँ पे दिया हुआ है, इसके बारे में देखते हैं। संतुलित आहार देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। यानी कि आप जो 7 प्रकार के जो पोषक तत्व पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, उसमें आपका क्या क्या रहेगा भैया, रुक्षांश और जल का भी होना बहुत आवश्यक है। जितना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स ये सब ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी क्या है दोस्तों, जल और रुक्षांश रहेगा, तभी हमारा जो है भोजन संतुलित भोजन माना जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ की इम्पोर्टेंट पॉइंट और भी है, छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा ये चीज़, ठीक है ना। अधिकतर घर में ये सारी गलतियाँ हो जाती हैं, जो कि छिलका उतार के धुलते हैं तो वहाँ से क्या होता है, बहुत सारे पोषक तत्व वहाँ से नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। इस पेज पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, विटामिन सी के बारे में। यहाँ पे पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी में क्या होता है दोस्तों, नष्ट हो जाता है। यानी कि जब भी आप उसको पकाएंगे, जब गर्म करेंगे तो गर्म करने से विटामिन सी नष्ट होता है। विटामिन सी के बारे में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। सीधा सवाल पूछा जाता है, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको गर्म करने से नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ना, देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है, यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और क्यों होती है भैया,
ये अभावजन्य रोग होता है कि इस पदार्थ का यानी कि इस पोषक तत्व का आपके शरीर में क्या हो गया, अभाव हो गया, यानी कि कमी हो गई, ठीक है ना, अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति दुबला पतला हो जाएगा और वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा, ठीक है ना। तो ये सारे इम्पोर्टेंट चीज़ हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विटामिन तथा खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग यानी कि विकार, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये और सीधा एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं विटामिन ए क्या है। विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से तो छीड़ता दृष्टिहीनता, यानी कि इसे हम लोग कहते हैं दृष्टिहीनता यानी कि रतौंधी, नेक्टेलोपिया कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसका लक्षण क्या है, दृष्टि कमज़ोर होना, अंधेरी रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, ये होता है विटामिन ए की कमी से। हमने आपको बताया कि विटामिन ए की कमी होने पर आपको क्या खाना है, पीले फल का प्रयोग करना है, आम, पपीता, गाजर, पीले चावल, इन सब चीज़ों का प्रयोग करना है, तो फिर विटामिन ए की कमी आपके शरीर में नहीं रहेगी, ठीक है। विटामिन B1 देखते हैं, बेरी रोग यानी कि किसी भी रोग का बार बार हो जाना, जैसे दुर्बल पेशियों और काम करने की ऊर्जा जो है इसमें कमी हो जाती है, ठीक है ना, विटामिन B1, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कमेंट में कि विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है दोस्तों, ठीक है। विटामिन सी देखते हैं, इसका भी इससे होता है विटामिन सी की कमी से, इससे मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना, ठीक है। विटामिन डी देखते हैं, इससे क्या होता है, रिकेट्स होता है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम की कमी से क्या होता है दोस्तों, अस्थियों तथा दंत क्षय होता है, दंत क्षय यानी कि दांतों का टूटना, गिर जाना, कमज़ोर होना, कमज़ोर अस्थियाँ दंत क्षय, ठीक है ना, हड्डियों में कमज़ोर होना। आयोडीन की कमी से क्या होता है, घींगा यानी कि ग्वाइटर, आयोडीन की कमी से होता है यहाँ पे गर्दन के अस्थियों का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता होना। और लोहे की कमी से दोस्तों क्या होता है, लौह की कमी से, ठीक है, ये अरक्तता यानी कि कमजोरी होती है, ठीक है दोस्तों। तो मैं लगभग सारी चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे आप लोग जानते हैं कि संतुलित आहार बता चुका हूँ मैं, बेरी रोग आप पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट भी बता चुका हूँ, ऊर्जा के बारे में डिस्कस कर लिया हूँ, वसा बता चुका हूँ, खनिज की बात हो गई है, पोषक बात हो गई है, प्रोटीन की बात हो गई है, रुक्षांश यानी कि फाइबर भी बता चुका हूँ। इसका भी आप लोग जानते ही हैं, यहाँ पे मिलेगा आपको, विटामिन सी की कमी से होता है। मंड बता ही दिए हैं कि मंड आपका जो है ये एक कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन के बारे में बता ही दिए हैं। तो लगभग सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। और दोस्तों एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे लोग एनसीईआरटी का बुक जब पढ़ते हैं तो इसके जो पीछे बहुत सारे बॉक्स में कॉलम बना के अलग से बॉक्स में दिए रहते हैं, उसको छोड़ देते हैं, जो कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कभी कभी एग्जाम में उसी बॉक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना, ये भी 2 मिनट और लगेगा, इसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक, कभी भी गलती नहीं करिएगा। देखिए यहाँ पे यह FSSAI, ठीक है, मानकों के अनुसार दृष्टिकृत खाद्य पदार्थों का लोगो है, ये आपको ध्यान रखना है। खाद्य पदार्थों के सुदृढ़ीकरण से अभिप्राय है कि मुख्य भोजन जैसे चावल, गेहूँ, तेल, दूध और नमक में प्रमुख विटामिनों और खनिजों को मिलाकर उसके पोषक तत्वों को उत्तम बनाना है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आइए हम लोग क्या सीखे हैं, पूरा सारांश देख लेते हैं चैप्टर का, पूरा इसका समरी एक बार में देख लेते हैं। यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ, इस बॉक्स को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, चाहे चैप्टर में 2 लाइन कम पढ़िएगा, लेकिन इसको ज़रूर पढ़िएगा, ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ पहला पॉइंट है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहला क्या भैया, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी शामिल है, ये ध्यान रखिएगा। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा, और इसके अतिरिक्त क्या भी है, इसके अतिरिक्त है ये रेशे और जल, ठीक है। ये 5 चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये दूसरा पॉइंट देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ कि आपका कार्बोहाइड्रेट और प्लस क्या है भैया, प्लस फैट हमारे शरीर को क्या देते हैं, ये हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड हैं, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट देखते हैं, प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुसरण के लिए होती है। हम बता दिए कि आपके शरीर बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। विटामिन के बारे में देखते हैं, विटामिन हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की सहायता देता है, ठीक है ना, विटामिन की आवश्यकता होती है यहाँ पे। और संतुलित आहार में क्या होता है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश
जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं, ठीक है ना। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोगों अथवा विकार उत्पन्न हो सकता है। लंबे समय तक हमारे शरीर में क्या होता है भैया, हम पोषक तत्वों की कमी बिल्कुल भी नहीं हमको करना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चैप्टर के अंत में दोस्तों इसमें कुछ एक्सरसाइज दिया है जो कि आपको खुद से कर लेना है, क्योंकि चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। आपको खुद से टिक करना है और इसका क्वेश्चन आंसर खुद से करिएगा, जिससे आपका जो है प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे इसी प्रकार का सारे एनसीईआरटी का जो भी साइंस या फिर और भी सब्जेक्ट जो भी आपको देखना है वीडियो, वो आप लोग हमको जो है कमेंट कर सकते हैं। मैं और भी वीडियो साइंस पे या फिर किसी और सब्जेक्ट पे बना दूंगा जो कि एनसीईआरटी रहेगा, प्योर एनसीईआरटी रहेगा। और मैं अभी क्लास 6 का एनसीईआरटी स्टार्ट किया हूँ दोस्तों, तो मैं कोशिश करूँगा कि क्लास 6 को पूरी ख़त्म कर दूँ, उसके बाद क्लास 7 का स्टार्ट करूँ, फिर क्लास 8, फिर क्लास 9, फिर क्लास 10। ऐसे चैप्टर बाई चैप्टर मैं आपको 1 बाई 1 करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ाऊँगा और इम्पॉर्टेंट चीज़ को आपको फोकस करूँगा, जो कि आपको सारी चीज़ें कंठस्थ हो जाएँ, याद हो जाएँ। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।